तो हेलो दोस्तों, मैं तरुण और आप देख रहे हैं सिनी स्टोरी और वो भी तरुण के साथ। तो आज मैं आपको एक ऐसी भूतिया बस स्टॉप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम उस बस स्टॉप की कहानी को जानने के लिए। तो हरियाणा, जो कि अपनी विशेषताओं की वजह से पूरे भारत में जाना जाता है, उसी राज्य की ये आज की कहानी है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके सबसे नज़दीकी दोस्त ही आपकी जान के दुश्मन बन गए हो? भगवान करे ऐसा किसी के साथ न हो। उस रात जो हुआ, उस घटना को 6 महीने बीत गए, लेकिन मैं अभी तक अपने गांव में वापस जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संतोष है और मैं हरियाणा राज्य में एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं इसी कहानी में मैं गांव का नाम नहीं बताना चाहता। 31 दिसंबर के बाद मेरा गांव पुराना दोस्त कई सालों बाद गांव में वापस आ रहा था। पिछले 2 साल से वो मुंबई में था। वैसे हमारा गांव बहुत छोटा है और हमारे गांव में एक छोटा सा बस स्टॉप भी है, लेकिन उसी बस स्टॉप पे 6 दिसंबर 2022 में एक दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक बस ने एक औरत को कुचल दिया था। उस दिन के बाद से गांव के कई लोगों ने उस बस स्टॉप पे नकारात्मक शक्ति का अनुभव किया। पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि वो बस स्टॉप भूतिया है। खैर दोस्त मेरा सुरेश मुंबई से आ रहा था और करीब शाम के 7 बजे वो गांव के बस स्टॉप पे उतरा। हमारे गांव में शाम के वक्त में बस आती जाती नहीं है और भूतिया होने के वजह से उस बस स्टॉप पे रात के वक्त कोई नहीं होता था। सुरेश पूरे स्टॉप पे अकेला ही था और सूरज ढल गया था और अंधेरा हो गया था। करीब मैं 8 बजे तक मेरे दोस्त को लेने बस स्टॉप पहुंचा। मेरे दोस्त का घर और मेरा घर करीब ही था, तो मैं उसकी माँ ने मुझे उसे लाने के लिए भेज दिया था। मैं जब बस स्टॉप पे पहुंचा तो वहां अंधेरा हो चुका था और वहां पे सुरेश नहीं था। मैंने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन रिंग हो रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। उसके बाद ऐसा होता है जिसे सुन आपके होश उड़ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे उसे ढूंढना शुरू किया। करीब 8:30 बज चुके थे, लेकिन सुरेश अभी तक मुझे नहीं मिला। मैंने उसकी माँ को फ़ोन करके पूछा कि क्या सुरेश घर आया, तो उन्होंने कहा नहीं आया है बेटा। मुझे सुरेश की चिंता होने लगी थी। मैंने वही आसपास उसे ढूंढने की कोशिश की और उसे फ़ोन लगाता रहा। कुछ वक्त बाद मुझे सुरेश के फ़ोन का आवाज़ आने लगा। मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो उसका फ़ोन ठीक शमशान के सामने पड़ा हुआ था। उसके फ़ोन को देखकर तो मैं भी डर गया था और तो मैं तुरंत बिना सोचे शमशान के अंदर गया और सुरेश को ढूंढने लगा। शमशान में एक कोने में मुझे एक परछाई दिख रही थी और वो भी काली परछाई। मैं डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत किया और फ़ोन की टॉर्च चालू करके उस परछाई को देखा। वो तो सुरेश था, लेकिन वो उस कोने के नीचे क्यों बैठा था और मेरे आवाज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहा था? मैं सच में बहुत डरा हुआ था। तो मैंने डर के मारे उसके हाथ को पकड़ा और खींचते हुए शमशान के बाहर लाने लगा। मैंने जैसे ही सुरेश को शमशान के दरवाजे पे लाया तो वो एकदम बड़े चट्टान की तरह भारी हो गया। मुझे अब यकीन हो गया था कि ज़रूर इसके साथ कुछ भूतिया हुआ है, लेकिन मैं उस वक्त कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। सुरेश एकदम भारी हो गया था। मैं शमशान के दरवाजे पे ही रुक गया था। तभी सुरेश मंद मंद हंसने लगा। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़ कर देखूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्त के लिए पीछे देखा
तो क्या सुरेश का पूरा बदन सफ़ेद रंग का हो चुका था, जैसे जैसे कि उस पे किसी ने राख का मल दी हो। उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, जैसे उसमें खून बह रहा हो। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे मेरे हाथ से अंदर खींचा और बड़े आसानी से शमशान घाट में के अंदर जा गिरा। तो दोस्तों, जैसे ही मैं शमशान के अंदर गिरा, वैसे ही सुरेश ने शमशान का गेट बंद कर दिया और मंद मंद हंसने लगा। मुझे ये तो पता था कि सुरेश को प्रेत बाधा हुई है, लेकिन ये सोचकर कि इस हालत में सुरेश और खुद को कैसे बचाया जाए, सच कहूँ तो मैं इतना डर गया था कि मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा था कि ऐसे हालात में बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इसीलिए मैं उठा और सुरेश के पास जाकर उस पर चिल्लाने लगा और कहा, बावला हो गया है क्या बे, पागल हो गया है क्या? मैं गुस्से से ये बोल रहा था। जैसे ही मैंने ये बोला, सुरेश ज़ोरों से रोने लगा। वो इतने ज़ोरों से रो रहा था कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने दर्द में अपने कान और बंद कर ली और अचानक से सब आवाज़ शांत हो गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि सामने कोई नहीं है। मैं तुरंत भागने लगा और शमशान का गेट खोलने लगा और जैसे ही मैं गेट के बाहर जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने कस के मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया। जब उस चीज़ ने मेरे पैर को पकड़ रखा था तो मैं एक पल के लिए मेरे शरीर में बिजली से दौड़ गई और वो हाथ पूरी तरह से ठंडा हो गया था। खैर, ज़मीन पे गिरने की वजह से मेरी नाक पे बहुत ज़ोर से चोट आई थी और नाक से खून बह रहा था। इसकी वजह से मुझे कई दर्द हो रहा था और दिमाग में भी दर्द कर रहा था। मैं जैसे पीछे पलटा तो देखा कि पीछे सुरेश खड़ा था, जिसका पूरा शरीर सफ़ेद हो चुका था। उसने फिर से मेरे दोनों पैर पकड़े और मुझे अंदर घसीटते हुए ले जाने लगा। वो कह रहा था कि इतनी भी क्या जल्दी है संतोष, अभी तो तुम्हें अपने दोस्त सुरेश के पास जाना है। माँ कसम, ये आवाज़ सुनकर बिल्कुल एक औरत की थी। मैं खुद को बचाने के लिए झटपटाने लगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था क्योंकि उस प्रेत की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। वो मुझे खींचकर ऐसे जगह ले जाया जा रहा था जहाँ पर लाश को गाड़ने के लिए एक गड्ढा खोदा हुआ था। सुरेश ने मुझे उस गड्ढे में फेंक दिया और अपने हाथों से मुझ पे मिट्टी डालने लगा। मैं तो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि किसी ने पूरे शरीर को जकड़ कर रखा था। मुझे लगा कि अब मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन तभी शमशान में गांव वाले पहुंचे। सुरेश की मां ने गांव वाले को बुलाया था। वो मुझे और सुरेश को ढूंढते हुए और मेरी चीख को सुनते हुए शमशान आए थे। जैसे उन्होंने ये सब देखा तो तुरंत सुरेश को मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसी वक्त सुरेश बेहोश होके मेरे शरीर पे उस गड्ढे पे गिर गया। बाद में गांव वाले ने हम दोनों को गड्ढे से बाहर निकाला। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हमारे गांव के एक वैद्य थे, उन्होंने सुरेश की जांच की। सुरेश वैसे ही बेहोश हो के पड़ा हुआ था, लेकिन हम सभी गांव वालों को झटका तो तब लगा जब वैद्य जी ने कहा कि सुरेश की मौत कई घंटों पहले ही हो चुकी है। उन्होंने सुरेश के शरीर को एकदम बारीकी से देखा था और उसके शरीर के बदलावों को देखकर उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि सुरेश कई घंटों पहले किसी रहस्यमय कारण से मर गया था। मेरे लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उसी रात पंडितों को बुलाकर उसी गड्ढे में सुरेश को दफनाया गया। सुरेश की मां का वो असहनीय दर्द और रोना मैं अब तक नहीं भूल पाऊंगा।
अगले कई दिनों तक मैं बीमार रहा। उस दिन वो कौन थी जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की, ये अब तक मैं नहीं जान पाया हूँ। गांव वालों ने वो शमशान बंद कर दिया और वो भूतिया स्टॉप भी बंद कर दिया और एक मंदिर के पास नया बस स्टॉप बनाया और शुरू किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।